बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इस सौदेबाजी से पहले मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे कमरे में जा रहा हूँ। वहाँ मुझे तखलिये में अपना एक जरूरी लिफाफा तलाश करना है। जरूर जाओ, मगर वहाँ रमेश गुसल खाने में घुसा हुआ है, इसे आ जाने दो। मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं इसे होशियार करके गुसल खाने में ही रोक दूंगा। ये कहकर मैं इन दोनों के कमरे की तरफ बढ़ गया। मुझे उम्मीद थी कि बदरुनाथ घर के किसी और हिस्से में ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। STF के तरबियत याफ्ता अफराद घर में पूरा असरार सायों की तरह हर वक्त हमारे इर्द गिर्द ही सरसराते फिरते थे। ऐसी सूरत में बदरी किसी भी राजदाराना राब्ते के लिए अपनी ख्वाबगाह का इस्तेमाल करने पर मजबूर था। इस ख्वाबगाह से मलहक बाथरूम में से शावर से पानी गिरने की आवाजों के साथ रमेश की गुनगुनाहट भी सुनाई दे रही थी। वो सुरूर के आलम में गुस्ल से लुत्फ अंदोज हो रहा था। थोड़ी देर तक अंदर ही नहाते रहो, मैं अपने कुछ कागजात तलाश कर रहा हूँ। मैंने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देकर कहा और दरवाजा बाहर से बुलेट कर दिया। जाते हुए बुलेट गिराना ना बोलना, वरना मैं दरवाजा उखाड़ दूंगा। अंदर से इसकी गुराहट उभरी। मैंने इसकी आवाज सुनी अनसुनी कर दी। मेरी निगाहें मुतजस्सिस अंदाज में पूरे कमरे का जायजा ले रही थी। कमरे में मौजूद गुलदान, एशट्रेज और दूसरी एशिया में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि इनमें छुपाया हुआ माइक्रोफोन इन दोनों की नजरों से महफूज रहता। आखिरकार मेरी नजरें छत से लटके हुए तय शाखा फानूस पर मरकूज हो गईं। वो माइक्रोफोन बहुत हसास था। मैं जाती तौर पर इसकी ताकत का तजर्बा कर चुका था। वो कदरे बुलंदी पर होते हुए भी इस कमरे की हर आवाज को मेरे रेडियो तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखता था। मैं जूतों समेत मसहरी पर चढ़ गया और एहतियात से लासिल्की माइक्रोफोन को फानूस की शाखों के दरमियान लगी हुई सुनहरी जाली पर रख दिया। इससे पहले मैं माइक्रोफोन का स्विच ऑन कर चुका था। अपने असल काम से फारग होने के बाद मुझे किसी लिफाफे की तलाश की फिक्र हुई। बद्रीनाथ को असल सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर गाफिल और बेखबर रखने के लिए मेरे पास लिफाफा मौजूद होना जरूरी था। ड्रेसिंग टेबल के निचले खाने में मुझे बेतरतीबी से ठूंसे हुए कई दावतनामे नजर आ गए, जिनमें से बेशतर पर मिस्टर और मिसेस गनी के नाम दर्ज थे। मैंने इन ही में से एक चौड़ा लिफाफा कार्ड समेत इस तरह मोड़ लिया कि लिफाफे पर लिखे हुए नाम तय में छुप गए। लिफाफे को नुमाया तौर पर कमीज की ऊपरी जेब में रखकर मैंने बाथरूम का बुलेट गिराया, रमेश को आजादी का मुजदा सुनाया और ख्वाबगाह का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बद्रीनाथ बदस्तूर ड्राइंग रूम में मौजूद था। वो मेरा लाया हुआ पैकेट खोल चुका था। इसके हाथों में स्याह रंग का एक पुराना अपरेटस मौजूद था, जिसे वो गौर से देख रहा था। तो निक मोडले ने ये पुराना अपरेटस भेजा है, मैंने इसके करीब बैठते हुए कहा। ऐसे कामों में नए के मुकाबले में आजमूदा आलात ही बेहतर रहते हैं। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। हो सकता है कि वो लोग आजकल फील्ड में यही सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हों। बदरी बोला, ये अपरेटस इनके सिस्टम का हिस्सा नहीं हो सकता। मैंने पूरे एतमाद से कहा। क्यों? वो हैरत से मेरा मुंह देखने लगा। तुम इनके हर आदमी की गुफ्तगू सुन सकोगे। अभी तो वो तुम्हारी सलाहियतों से ही मुतमिन नहीं है। तुम्हें जरूरी तरबियत दिलाने का इरादा रखता है। वो तुम पर इतना एतमाद कैसे कर लेगा? ये ऑपरेटस सिर्फ तुम्हारे और निक मोडले के दरमियान राब्ते के लिए ही इस्तेमाल हो सकेगा। बद्रीनाथ ने जुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके बुशरे से जाहिर हो रहा था कि मेरी दलील ने इसे कायल कर दिया था। चिट की हल्की सी आवाज के साथ इसने ऑपरेटर का स्विच ऑन किया और काले प्लास्टिक में रिपोश एक बड़ा सा सुर्ख नुक्ता रोशन हो गया। ऑपरेटर्स के स्पीकर पर फिजा में भटकती हुई आवारा रेडियाई लहरों की मध्यम सी सनसनाहट गूंजने लगी। वो मवासलाती आला मिल जाने पर बदरी खासा खुश नजर आ रहा था। $3,500 देकर आज का हिसाब बेबाक कर दो, मैंने अपना मुतालबा दोहराया। वो सोफे से उठ खड़ा हुआ। मैं निक मोडले से बात करने जा रहा हूँ। वापसी पर तुम्हारी रकम भी निकाल लाऊंगा। पता नहीं पैसों के बारे में तुम इतने बेसब्र क्यों हो। अपना पैसा मांग रहा हूँ, कर्ज मांगू तो साफ इनकार कर देना, मैंने रुखाई से कहा। इसके पतले पतले होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और वो अपने कमरे की तरफ चल दिया। यूं ही वो मेरी नजरों से ओझल हुआ। मैंने किनारे से रखा हुआ रेडियो का थैला उठाकर अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी और दरवाजा बुलेट करते ही रेडियो खोल दिया। लासिल्की माइक्रोफोन के साथ रेडियो की FM ट्यूनिंग को मैंने जरा भी नहीं छेड़ा था। रेडियो पर फौरन ही बद्रीनाथ की दबी दबी आवाज सुनाई देने लगी। काम हुआ है, वो पुरजोश लहजे में किसी से कह रहा था। अली शेर बहुत काम
नाम का आदमी है, मैं इसे शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका दिमाग पलट गया तो काम का मजा आ जाएगा। चालाक होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा लालची भी है। हिसाब किताब पर हर वक्त नजर रखता है। वो रमेश अग्रवाल की कदरे तलख आवाज थी। अगर इसे शुबा भी हो गया कि हम कंगाल होने वाले हैं तो वो आंखें फेर कर हमें इस शानदार कोठी से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। हाजी दिल मुराद हमारे साथ हाथ कर गया। बद्रीनाथ की मुतासफाना आवाज सुनाई दी। मैं अली शेर की तसल्ली के लिए उम्मीद भरी बातें करता हूँ, वरना अब मुझे थैला मिलने की जरा भी उम्मीद नहीं है। गलती तुम्हारी है कि तुमने इस पर भरोसा किया। डॉलरों का थैला तुम्हें अपने साथ लाना चाहिए था। अब इस वक्त वो वापस नहीं लाया जा सकता। अभी हम अली शेर के 3,500 के कर्जदार हैं। क्यों 1,500 से ये 13,500 कैसे हो गए? तन्हाई में बद्री के साथ रमेश का रवैया बराबरी का सा महसूस हो रहा था। वो बदमाश अब 3 के 5 मांग रहा है। ये बात इसे भी मालूम है कि ऑपरेटर्स आ जाने के बाद हमें इसके आदमी को बार बार निक के पास भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। 10,000 डैनी के देने हैं। तुम इसे बिगाड़ दोगे। डैनी वाले 10,000 तो इसी वक्त दिए जाएंगे जब वो हाथ आएगा। इस वक्त हमारे पास 10,000 की 4 बंद और 1 खुली हुई गड्डी बाकी है। अगर तुम डैनी के चक्कर में अली शेर पर ज्यादा मेहरबान होने की कोशिश न करो तो ये रकम बहुत काफी है। रकम के बारे में निक से भी बात नहीं की जा सकती। अगर हाजी दिल मुराद कभी जाली नोटों के साथ पकड़ा गया तो इन लोगों को मालूम हो जाएगा कि हम नई दिल्ली में डॉलर छाप कर बाजार में ला रहे हैं। इस बार बद्रीनाथ का लहजा बुलंद आवाज में खुद कलामी जैसा था। रकम के मामले में इसे अलग ही रखो। अब हम इसके लिए काम करेंगे तो हमारी सारी जरूरतें भी वही पूरी करेगा। रकम के मामले में इसे अलग ही रखो। अब हम इसके लिए काम करेंगे तो हमारी सारी जरूरतें भी वही पूरी करेगा। हमारी रकम हमारी अय्याशियों के काम आएगी। इस वक्त तो अली शेर की ये कोठी ही हमारे सबसे बड़ी अय्याशी है। बद्रीनाथ की आवाज हसरत आमेज थी। अली शेर के आदमी ने 2 बातों के सिवा तीसरी कोई बात नहीं बताई। ट्रेनिंग और ऑपरेटर्स पर बात करने के सिवा कोई और हदायत नहीं मिली। तो फिर इससे बात कर लो, कुछ तो पता चलेगा। अब हमारी ट्रेनिंग कहाँ होगी? अली शेर मेरी बात मान ले तो हम ट्रेनिंग पर इसे भी अपने साथ ले जा सकते हैं। मुश्किल है, निक मोडले राजी नहीं होगा। अमेरिका वाले अब हर पाकिस्तानी से खार खाने लगे हैं। छोटी है मगर यार बड़ी हरामी कौम है। बद्रीनाथ ने कहा, सालों ने डेविड स्टार्स को नाकों चने चबवाए हुए हैं। हम कुछ कर गुजरने में कामयाब हो गए तो अमेरिका वाले हमारा लोहा मान लेंगे। अब इससे बात कर ही डालो। देर हो गई तो अली शेर इधर कान लगाकर हमारी जासूसी शुरू कर देगा। इसके खिलाफ कोई बात सामने न आने के बावजूद इस पर मेरा दिल नहीं टिकता। साला हमारा माल खा रहा है लेकिन इसकी आंख में जरा भी लिहाज नहीं। हर वक्त आंखों में आंखें डालकर बात करता है। अरे मैं इसे एक बात तो पूछनी ही भूल गया। जरा तुम भी याद रखना, अभी तक मदन मोहन के बारे में हमें कोई खैर खबर नहीं मिली है। बद्री की चौंकी हुई आवाज सुनाई दी। मदन मोहन के बारे में वो क्या बताएगा? रमेश का लहजा तहकीर अमेज था। अखबारों में कुछ छपा है तो कम से कम वो अखबार ही ला देगा। तुम इसके बारे में बदगुमान न हुआ करो। वो इतना कमीना है कि अखबार के लिए भी डॉलर मांगेगा। तुम इस पर भरोसा करते हो तो करते रहो। मैं तुम पर राय बदलने के लिए कोई दबाव नहीं डालूंगा। रमेश की आवाज से बेजारी मुतरशा थी। लम्हा भर के लिए सन्नाटा हुआ। फिर बद्री की आवाज आने लगी, हेलो बद्री कॉलिंग फॉर निक मोडले कोड टॉम कैट ओवर। वो पैगाम वक्फे से 2 बार दोहराया गया और फिर दूसरी तरफ से जवाब मिल गया। हेलो, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। वाज़े तौर पर निक मोडले की आवाज थी। अब तुम अपना नाम भूले रहोगे। तुम्हारा पासवर्ड टॉम कैट और मेरा नाम बिग बॉस है। इसने बर्तरी के घमंड में लाइन ओवर नहीं की थी मगर बद्री ने वक्फे से अंदाजा लगाकर फौरन ही जवाब देना जरूरी समझा और कहा, मैं समझ गया, आइंदा इस बात पर अमल होगा। तुम लोग बहुत देर से कराची आए हो। यहाँ पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। हालात बहुत बिगड़ गए हैं। अब सब कुछ नए सिरे से करना होगा। इनकी वो गुफ्तगू खालस अंग्रेजी में चल रही थी। ऊपर वालों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम अपने शेड्यूल पर आए थे। रास अलमेडा गायब था। फिर हमारा मेजबान भी मारा गया। इसी वजह से हमें तुम तक पहुँचने में ताखीर हुई। कल से
तुम्हारे कौंसल खाने का मदन मोहन गायब है। वो लोग सख्त परेशान है। इसकी डायरी से पता चला है कि वो किसी से कुछ कहे सुने बगैर तुमको कोई पैगाम देने के लिए निकला था और फिर लौट कर नहीं आया। इस किस्म की मनमानी करने वालों का यही अंजाम होता है। वो वापस न आया तो कल पाकिस्तानियों को इसकी गुमशुदगी की बाज़ाब्ता इतला दे दी जाएगी। इससे पैगाम लाने वाले मेरे कासद ने बताया था कि वो परेशान और घबराया हुआ था। पर्ल की लॉबी से वापस जाने की बजाय वो एयरपोर्ट की तरफ गया था, जैसे इसे कोई सफर दरपेश हो, यानी वो अपनी मर्जी से कहीं फरार हुआ है। कहीं वो मुनहरफ तो नहीं हो गया। बदरी के इंकिशाफ ने निक मोडले को बुरी तरह परेशान कर दिया था। मेरे कासद का यही अंदाजा था। इसे मदन ने ही मेरी मौजूदा कमीगाह के पास उतारा था। हमारा कासद कैसा आदमी है, क्या तुम इसकी राय पर इन्हिसार कर सकते हो? वो बहुत समझदार और वफादार साबित हुआ है। इस पर शुबा करने की कोई वजह नजर नहीं आती। मुझे वो ज़हीन नजर नहीं आता। ऐसे लोगों के अंदाजे आम तौर पर गलत साबित होते हैं। निक मोडले ने इस बार सुल्तान शाह के बारे में अपनी राय का इजहार किया था। वो वफादार हो सकता है, समझदार नहीं। तुम्हारे पास आने वाला वो खुद नहीं, इसका साथी था। इसे रात को तेज बुखार हो गया था। बदरी ने सच में झूठ की बराबर की मिलावट करके जवाब दिया। ओह, मुझे धीमे रेडियाई शोर में निक की गुराहट सुनाई दी। फिर इसने तेजी से कहा, वो मर भी रहा था तो इसी को मेरे पास आना चाहिए था। ज्यादा मुकामियों को मुलव्वस करके तुम अपने साथ मेरी गर्दन भी कटवाओगे। ये सब नकाबले एतमाद और एक ही थैली के चटे बट्टे हैं। अब आइंदा भी दूसरा आदमी ही मेरे पास आएगा। ओके बिग बॉस। बदरी की आवाज पर मुर्दनी तारी हो गई। वो अपने कदमों पर चलने के काबिल होता तो खुद ही तुम्हारे पास आता। मैंने वक्त करीब आने पर मजबूरन दूसरे को भेजा था। वो इसी का आदमी है। तुम्हारे साथ कुल कितने आदमी हैं? निक का लहजा सर्द और सपाट हो गया। सिर्फ 2। इस बार बद्रीनाथ ने सच बोलकर खालस झूठ का सहारा लिया था। अपना पता बताओ। दूसरी तरफ से इसी लबो लहजे में मुतालबा किया गया। मैंने मकान और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता ज़हन नशीन कर लिया है, लेकिन पते से नावाकिफ हूँ। इन दोनों से तुम क्या काम ले रहे हो? एक मर्तबा बरम होने के बाद निक का लहजा मामूल पर नहीं आया था। इन्होंने ये कमीगा फराहम की है और डैनी की तलाश में है। तुम्हारा ख्याल है कि जिसे राज अलमेडा जेर न कर सका, इसे ये 2 चूहे घेर लेंगे? मैं सिर्फ कोशिश ही कर सकता हूँ। बद्रीनाथ की आवाज कमजोर पड़ गई। इनमें से एक इतना बासलाहियत है कि इसे राह में भी लिया जा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। नहीं, अब मैं पाकिस्तानियों से नफरत करने लगा हूँ। ये काबिल एतमाद नहीं होते। मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। तुमसे राब्ता होने तक मुझे अपनी शबाबदीद पर इन्हिसार करना था। हो सकता है कि इस सिलसिले में मुझसे गलतियां सरदर्द हुई हो। मुझे आज कोई मुतबादल ठिकाना मिल जाए तो मैं इसी वक्त इन दोनों पर लानत भेज सकता हूँ। बिग बॉस की हर ख्वाहिश को पूरा करना मेरा अवलीन फर्ज है। ऑपरेटर्स तुम्हें अपनी असल पैकिंग में मिला था। निक पर सवालात का दौरा सा पड़ा हुआ था। हाँ, मैंने टेप का एक एक जोड़ एहतियात से देखकर खोला था। इसे बिल्कुल नहीं छेड़ा गया था। तुम्हारे बारे में मदन मोहन का खत भी मुझे सरकारी मोहरों समेत मिला था। यही वजह है कि मैंने आज हर कीमत पर 11 बजे अपना कासद तुम्हारे पास भेजने की कोशिश की थी। पहली बार निक मोडले का लहजा नरम पड़ता हुआ महसूस हुआ। वो कहने लगा, हमारे लिए मुकामियों की मदद हर हाल में बहुत अहम होती है। काम का आदमी मुकद्दर से ही मिलता है, लेकिन कुछ अरसे से इस बारे में पे दर पे तलख तरीन तजर्बात हुए हैं। फिलहाल मैं कोई खतरा मोल नहीं लूंगा। कोई काम का आदमी है तो इसको निगाह में रखो। आगे चलकर हमें ऐसे आदमियों की जरूरत पेश आएगी। मेरी बातें कड़वी जरूर होती हैं, मगर इनके पीछे मेरा तवील तजर्बा बोल रहा होता है। जो अजनबी लोग शकूको शुबात की ज़ाद में आए बगैर मुसलसल तुम्हारे मेयार पर पूरे उतरते चले जाएं, आखिरकार बहुत खतरनाक साबित होते हैं। वो सोच समझकर हर इंसानी लग्जश से इज्तनाब करते हैं और यही गैर मामूली खूबी इनकी निशानदही का सबब बन जाती है। निक मोडले के वो अल्फाज सुनकर मेरे बदन में सनसनी की लहरें सी सरायत कर गईं। इसने बद्रीनाथ से सवाल जवाब करके बहुत कुछ नताइज अखज कर लिए थे। यूँ मालूम हो रहा था जैसे इसने मुझे न देखने के बावजूद देख लिया हो। ये गनीमत ही हुआ कि मैंने इब्तदा से ही अमरीकी कौंसल खाने जाने से गुरेज की राह इख्तियार की थी। तुम्हारी बातें सबक आमोज है। मैं इनसे बहुत कुछ सीखूंगा। बदरी की आवाज आई। फिलहाल डैनी को इसके हाल पर छोड़ दो। कुछ रोज के लिए इसे भूल जाना ही बेहतर होगा। इस वैशी भेड़िए ने इन दोनों में से किसी को घेर लिया तो वो इनके सहारे तुम तक पहुंच जाएगा। अब तुम ट्रेनिंग की तैयारी कर लो। इंडिया से तुम्हारा रिकॉर्ड मिल चुका है। सफरी दस्तावेजात मुकम्मल होते ही तुम्हें बता दिया जाएगा। इसका मतलब है कि हमें किसी और मुल्क का सफर करना होगा? बदरी ने पूछा। ये अमेरिका में चंद हफ्तों की तरबियत होगी, फिर तुम्हें लौट कर यहीं आना है। इस वक्त तो हमारी सारी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है। ये मुल्क हीरवन का सबसे बड़ा गैर अलानिया सरपरस्त है। इसकी जंगी जिसारतें पूरी खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुकी हैं। अब वक्त आ गया है कि खेल खत्म कर दिया जाए। हम दोनों हर वक्त
वक्त तैयार रहेंगे। बद्रीनाथ की आवाज में एतमाद बहाल हो चला था। जरूरत हुई तो अब मैं खुद राब्ता करूंगा, ओवर एंड ऑल। ये तो कोई बहुत ही खतरनाक बुलडॉग मालूम होता है। ऑपरेटर्स पर गुफ्तगू का सिलसिला खत्म होने के बाद रमेश की तफक्कर अमेज आवाज सुनाई दी, बातों ही बातों में तुम्हें बुरी तरह उधेड़ कर रख दिया। अपनी लगाम दूसरों के हाथ में देने का यही नतीजा होता है। बद्री की मजरू आवाज उभरी, तुमने सुन लिया कि भारत से हमारा रिकॉर्ड इसे मिल चुका है। अपने ब्यूरो में हम 30 मार खा थे, इसके सामने कुछ भी नहीं है। हमें इसके हाथ बेच दिया गया है। अली शेर ठीक ही कह रहा था कि एक वक्त में दो की गुलामी नहीं की जा सकती। मुझे भी दुख हुआ है, रमेश ने तनबीह करने वाले अंदाज में कहा, मगर तुम्हारे अल्फाज से बगावत की बू आ रही है। खुद को संभालो, ये बातें अच्छी नहीं। काम में ऐसी ऊंच नीच आती ही रहती है। ये बगावत नहीं, बददिली है। मैं सोच रहा था कि वो मेरी दरियाफ्त पर खुश होगा और अली शेर को भी हमारे साथ भेज देगा, लेकिन इसने मुझे मौका ही नहीं दिया। अली शेर के बारे में मेरी राय भी बहुत अच्छी नहीं है। तुम खुद सोचो कि लालच के सिवा वो तुम्हारे हर तवक्को पर कैसे पूरा उतरता चला आ रहा है। बरसों से हमें ऐसा कोई मददगार नहीं मिला होगा। लालच हजार खराबियों की एक खराबी है। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ मरूब होने के चक्कर में था। इसकी बात बातें चशम की शाद भी थी, मगर ये बिग बॉस मुझे पसंद नहीं आया। नौकरी में पसंद और नापसंद नहीं चलती। रमेश की मानीखेज आवाज उभरी, समझौतों के तहत बहुत कुछ तस्लीम करना पड़ता है। अब इसे भूलकर आगे की फिक्र करो। मैं ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिसे सर अंजाम देने के लिए हमें तवील तरबियत की जरूरत पेश आ जाए। ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स इन लोगों के तकिया कलाम है। वो खुद ही कुछ बता देता तो और बात थी। मैं इससे कोई बात नहीं पूछूंगा। पता नहीं वो किस बात पर फाड़ खाने को दौड़ पड़े। तुम्हारे चेहरे से उदासी झलक रही है। बाहर निकलोगे तो अली शेर बहुत से अंदाजे लगा लेगा। वो खुद को संभालो। चलकर बिग बॉस की हदायत की रोशनी में अली शेर को टटोलते हैं। अगर इसकी तरफ से मेरी बदगुमानियां खत्म हो गई तो मैं खुद निक से बात करूंगा। बरम होता है तो हो जाए, वो हमें मार नहीं सकता। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर ज्यादा से ज्यादा वापस भेज देगा। मुअत्तली और चार्जशीट के सिवा हमारा क्या बिगाड़ा जा सकता है, इसे देख लिया जाएगा। तुम चलो, मैं नहाकर बाहर आऊंगा। बद्री ने जवाब दिया और आवाजों का वो सिलसिला भी मौकूफ हो गया। रेडियो बंद करके मैं काफी देर बाद अपने कमरे से बाहर निकला तो रमेश एक फिल्मी गाने की धुन पर सीटी बजाते हुए टेलीविजन देखने में मसरूफ था। मैं इसे मुखातब किए बगैर लॉबी में एक सोफे पर जा बैठा। इसने चौंक कर एहतजाजिया नजरों से मेरी तरफ देखा और तंजिया पैराए में बोला, सुना है कि तुम बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहे हो। आज सुबह आदमी भेजने के 3 के बजाय 5000 मांग रहे हो। तकलीफ हो रही है तो 3 भी मत दो। मैंने इसे घूर कर सर्द लहजे में कहा। वो अपनी कुर्सी में कसमसा कर रह गया। तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, देखो रमेश, मैं दोस्तों से उलझने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी अना को ललकारोगे तो मेरा लहजा इससे भी ज्यादा खराब हो सकता है। इसके चेहरे पर हैरत फैल गई। इसका मतलब हुआ कि तुम्हें मेरी खुशनुदी की कोई परवाह नहीं। मैं मस्करा नहीं हूँ और ना तुम्हें खुश करने के पैसे ले रहा हूँ। मुझसे सिर्फ काम की बात करोगे तो फायदे में रहोगे। तुम बिला वजह मुझसे उलझने की कोशिश मत किया करो। रमेश चंद सानियों तक बेएतबारी से मेरी तरफ देखता रहा। अचानक इसका मूड बदल गया और वो हंस पड़ा। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम खुददार भी हो। अपनी इज्जत के लिए बड़े से बड़े माली फायदे को ठोकर मार सकते हो। किसका इम्तिहान ले रहे हो? अंदर से बदरी सवाल करता हुआ बाहर आ गया। तुम्हारे साथी ने इस वक्त मेरा मूड बर्बाद कर दिया है। मैंने शिकायती लहजे में कहा। मेरी खोपड़ी सनक गई तो अब कह रहा है कि ये मेरा इम्तिहान ले रहा था। क्या नेक मोडले ने इसे ऐसी कोई हदायत की है? बदरी की आंखें फैल गईं। तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? क्या वो ऐसा कह सकता है? मैंने बेपरवाही से अपने शाने झटक कर जवाब दिया, पता नहीं, तुम ऑपरेटर्स पर नेक से बात करने गए थे। इसी के बाद रमेश ने उखड़ी उखड़ी बातें शुरू की हैं। बदरी ने नरमी से कहा, रमेश की बातों का बुरा मत मानो। इसकी आदत ही कुछ ऐसी है कि कभी कभी ये अपनी बातों से मुझे भी गुस्सा दिला देता है, मगर दिल का बुरा नहीं है। तुम इसके दोस्त हो और मैं एक अजनबी। इसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। यार बस गुस्सा थूक दो, रमेश ने हल्का सा कहा मार के कहा। अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बज़ाहिर वो बात वहीं रफा दफा हो गई और हम तीनों खामोशी के साथ टेलीविजन की तरफ मतवज्जो हो गए। कुछ देर बाद रमेश पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया तो बदरी मेरी तरफ झुककर राजदाराना लहजे में बोला, रात को अपना दरवाजा खुला रखना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। साफ जाहिर था कि इन दोनों के दरमियान खलीज पैदा हो चुकी थी। मेरे लिए वो दोनों मोजी बराबर थे। फायदा उठाने का एक मौका सामने आते ही मैंने असबात में सर हिला दिया। बदरी फुर्ती से अपनी निशिस्त में दोबारा
दोबारा सीधा हो गया। रमेश पानी पीकर मुंह पोंछता हुआ आया और आते ही इसने मुझसे मुखातब होकर एक नया शोशा छोड़ दिया। तुम निक के बारे में अधूरी बात करके चुप हो गए। बदरी से मजीद पूछगिछ नहीं करोगे? मुझे निक से क्या लेना, वो तुम्हारी आपस की बातें हैं। तुम मुझसे उल्टी सीधी बातें न करते तो मैं इसका हवाला भी न देता। तुम खुद ही कुछ बताना चाहो तो सुन लेने में मुझे कोई उज़र नहीं होगा। अली शेर को डैनी के बारे में बता ही दिया जाए। रमेश ने बदरी से इस्तफसार किया और इसने सर हिला दिया। डैनी की तलाश के लिए हम तुम्हें पेशगी $10,000 दे चुके हैं, बाकी इसके हाथ आ जाने पर अदा करने थे। फिलहाल हमारी तरजीहात बदल गई हैं। डैनी का किस्सा यहीं खत्म समझो। और ये आज के बकाया 3,500। बदरी ने अपनी जेब से नए नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। यहाँ तक हमारा हिसाब बराबर हो गया, आगे जो होगा देखा जाएगा। इसका मतलब है कि तुम यहाँ से चले जाओगे? मैंने नोट लेकर पूछा। तुम्हें एतराज ना हो तो हम चंद रोज यहीं गुजारेंगे। तुम चाहो तो तमाम सहूलतों का मुआवजा ले सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। शायद तुम ट्रेनिंग तक यहीं रुकना चाहते हो। मैंने कहा, यूं ही समझ लो, हमें किसी भी वक्त कूच का हुक्म मिल सकता है। जब तक दाना पानी है यहाँ रहेंगे। चंद मिनट में इन दोनों के क़याम की शराइत तय हो गई, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में बदरी के अल्फाज ने हलचल मचाई हुई थी। मैं ये अंदाजा लगाने से कासर था कि वो रात को तन्हाई में मुझसे क्या बात करनी चाह रहा था। निक मॉडले से ऑपरेटर्स पर बात होने के बाद घर का माहौल यकसर बदल कर रह गया था। खुदा में कशीदगी फैल गई थी। हम तीनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे नजर आ रहे थे। इसी माहौल में खांसी। आखिर से दोपहर का खाना खाया गया। खाने की मेज पर खामोशी रही, जैसे हम तीनों किसी की तदफीन के बाद कड़वी रोटी खा रहे हों। खाने के बाद मैंने सस्ताने की नीयत से अपने कमरे में आ गया। इस वक्त तक वो दोनों खाने में मसरूफ थे। 5 बजे के करीब मैं गनूदगी के आलम में था कि फोन की तेज घंटी ने मुझे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ से अव्वल खान बोल रहा था। वो इस वक्त भी अपने दफ्तर में मौजूद था। रस्मी कलमात के तबादले के बाद वो बताने लगा, बज़ाहिर कमजोर और बेजर्र नजर आने वाला मदन मोहन बहुत सख्त जान साबित हुआ। पिटते पिटते जब वो आखिरी सांसों को पहुंच गया, तब इसने जुबान खोली है। वो नेचुरल इंफॉर्मेशन सेल के जरिए सोशल रैकेट चलाने के साथ साथ दूसरे कामों में भी मुलव्वस रहा है। अब इसके गुनाहों की फहरिस्त खासी तवील और काबिल ताजीर हो गई है। कुव्वत मज़ाहमत के जवाब देने के बाद इसने बदरी और रमेश के नाम तक उगल दिए हैं। खूब, तो इसने इन दोनों को भेजे जाने वाले पैगाम का मतन भी बता दिया होगा। पहले वो इस पैगाम की तरफ से अनजान बना हुआ था, अब इसने वही कुछ बताया जो तुम मालूम कर चुके थे। इसने ये भी मान लिया है कि राज अलमेडा की मौत के बाद शहर में बमों के धमाके प्राग के एजेंटों ने कराए थे। वो रमेश या बदरी का काम नहीं था। इसमें बराह रास्त मदन मोहन के आदमी मुलव्वस थे। अब तुम इत्मीनान के साथ इसका झटका कर सकते हो। इसके बारे में तराशी हुई मेरी कहानी आज ही इसके बड़ों तक पहुंच जाएगी और वो इसके फरार के असबाब में सर खपाना शुरू कर देंगे। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या इन दोनों ने अपने आदमियों से राब्ता कर लिया है? अपने आदमियों से नहीं, मगर निक मॉडले से बात जरूर की है और इसे मेरी कहानी मनोअन सुना दी है। वो खुद ही बदरी से मदन मोहन के बारे में जानना चाह रहा था। ये बातें तुम्हें नादरा वाली तरकीब से मालूम हुई या इन्होंने खुद बताई है? नादरा वाली तरकीब ही काम आई है। निक ने मेरे खिलाफ इतना जहर उगला है कि अब हम तीनों के दरमियान एतमाद का हर रिश्ता खत्म हो चुका है। मैंने धीमी आवाज में इसे आगाह किया। तो क्या निक ने तुम्हें पहचान लिया है? इसने गलत फहमी में मुब्तला होकर पूछा। इसे मेरी असलियत की तो भनक भी नहीं मिल सकी। वो यही जोर दे रहा था कि कोई पाकिस्तानी काबिल एतमाद नहीं हो सकता। अली शेर खास तौर पर इसकी नजरों में खटक रहा है। ये इसकी तरफ से पाकिस्तानियों के लिए खुला खराजे तहसीन है। काश हकीकत भी यही होती। मेरे पास वक्त ही वक्त था और अव्वल खान तजस्सुस में मुब्तला था, इसलिए मैंने धीरे धीरे हर बात इसे बता दी। इसे हैरत हुई कि रमेश ने निक मॉडले के अफकार से फैज़याब होते ही मेरे मुंह आने की ओछी हरकत की थी। अगर मैं तहम्मुल से काम न लेता तो इसी वक्त कोई बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता था। मैंने यूं तो इसके हर सवाल का कोई न कोई तसल्ली बख्श जवाब दे डाला, मगर बद्रीनाथ के खुफिया पैगाम के बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इस वक्त सिर्फ एक ही बात वाज़ेह थी कि वो रमेश अग्रवाल पर अपना भरपूर एतमाद खो बैठा था और इसी वजह से मुझसे तखलिया में मिलना चाह रहा था। रात को अगर वो तुम्हारे पास आया और बाद में रमेश की आंख खुल गई तो क्या होगा? अव्वल खान ने पूछा। ये मेरे नहीं बदरी के सोचने की बात है। ऐसा हुआ तो इन दोनों में बकायदा ठन जाएगी। अव्वल खान खुश होकर बोला, फिर तो ऐसा ही होना चाहिए। तुम मेरे आदमियों को एतमाद में ले लो। जब बदरी तुम्हारे सामने अपने दिल का बोझ हल्का कर ले तो तुम कोई इशारा कर देना, वो तुम्हारा इशारा पाते ही रमेश को बेदार कर देंगे। तुम्हारी तजवीज अच्छी है, मैं इस पर जरूर गौर करूंगा। मैंने इसे यकीन दिलाया। अव्वल खान को अचानक याद आ गया कि निक
से मिलने के लिए सुल्तान शाह गया था। इसने पूछा सुल्तान शाह के बारे में वो क्या कह रहा था इससे, तो वो आज सुबह खुद मिल चुका है। इसकी निगाह में हर पाकिस्तानी इसके मकासद के लिए नकारा है। वैसे इसने जाती तौर पर सुल्तान शाह के लिए जो कुछ कहा वो इसके कानों में पड़ जाए तो वो इसी वक्त निक को मारने के लिए निकल पड़ेगा। अव्वल खान हंस पड़ा। इसने ऐसी क्या बात कह दी जो इसे इतना मुश्किल कर देगी। वो वफादार जरूर हो सकता है मगर ज़हीन हरगिज नहीं है। मैंने निक की बात दोहरा दी। इसमें बहुत ज्यादा मुबालगा नहीं है। जहानत के मामले में वो वीरा और गजाला से भी पीछे है। इंसान की खुशफहमियां इसे ऐसी हकीकत कबूल नहीं करने देती। निक मोडले हमारी कहानी का एक नया किरदार था। इसके हवाले से बहुत सी नई बातें सामने आई थी। मैं फोन पर देर तक अव्वल खान से इन्हीं पर तबादला ख्याल करता रहा। इससे गुफ्तगू खत्म हुई तो वक्त गुजारी के लिए मैंने फ्लैट का नंबर डायल कर लिया। वहाँ फोन पर खिलाफ मामूल गजाला मौजूद थी। या मजहरुल अजायब, इसकी आवाज सुनते ही मैंने हैरत से कहा आज तुमने फोन कैसे उठा लिया? हंसों की जोड़ी किचन की जरूरियात का सामान खरीदने के लिए बाजार गई हुई है। गजाला ने अपनी बेसाख्ता हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए बताया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।